हाँ बच्चों 12th बी, ये देखो व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन होना है। पहले मीटर ब्रिज देख लो, मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। ये बच्चों व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। उससे किसी चालक तार का अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालते हैं जिसका मालूम ना हो। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की भुजाओं से दिखाएं, जैसे पी क्यू आर एस चारों प्रतिरोध हैं, ये चतुर्भुज है, पी यहाँ लगा दिया, क्यू यहाँ लगा दिया, आर यहाँ लगा दिया और एस यहाँ लगा दिया, और बीच वाले विकर्ण में धारामापी जोड़ दें, और दूसरा विकर्ण ये वाला है, इन दोनों के बीच में एक सेल जोड़ दें, है ना, ये कुंजी से सेल जोड़ा हुआ है। तो अगर हम इस तरह से समायोजन करें कि चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चार भुजाओं पे लगा दें और बीच में धारामापी और इधर सेल जोड़ दें, तो जब इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तरह से पी क्यू आर एस चारों को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि बीच वाली भुजा में जो धारामापी है बिल्कुल सुई बिल्कुल सीधे रहे, इसका मतलब उसमें धारा ना बहे। तो उसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, कि जब चारों प्रतिरोधों को इस तरह से एडजस्ट किया हमने कि बीच वाली भुजा में कोई धारा ना बहे, यानी इसकी सुई बिल्कुल अविक्षेप स्थिति में रहे, शून्य पर रहे, इसका मतलब धारा नहीं बह रही है। तो उस समय क्या होता है कि जब इसमें धारा नहीं बहती है तो इसको और इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ लोगे। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जब इसमें धारा नहीं बहती है तो क्या कहता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कि इस कंडीशन में P/Q बराबर होता है R/S। ठीक है, चारों प्रतिरोध हैं। अब इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज देखो बच्चों, तुमने वहाँ देखा होगा लैब में एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स था, उस पर एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार लगा हुआ था, उस तार की लंबाई होती है 1 मीटर। उसमें हम सेटिंग क्या करते हैं कि उस मीटर ब्रिज में यहाँ से सेल का पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ लेते हैं। ये क्या है, ऐसे करके एक तीर है, धारा नियंत्रक, कंट्रोल करता है करंट को। ये कुंजी है, स्विच की तरह काम करता है, धारा जानी है नहीं। इसमें ये तांबे की पत्ती होती है बच्चों, ये एल शेप पत्ती एक, और एक ये बीच में पत्ती तांबे की, और एक ये एल शेप पत्ती, ये इस तरह से एल शेप। ये पत्तियां ऐसी मानी जाती हैं तांबे की हैं और इनका प्रतिरोध ना के बराबर है, और वास्तव में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब हम सेटिंग क्या करते हैं कि जो एल और ये पत्ती है इनके बीच में ज्ञात प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं कि यहाँ से आर वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उससे 1 ओम 2 ओम 10 ओम ऐसे करके निकालते जाते हैं, तो उतना प्रतिरोध समझो हमने लगा दिया। अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान निकालना है उसको यहाँ जोड़ देते हैं इन दोनों पत्तियों के बीच में। ठीक है, और इस बीच वाली पत्ती में धारामापी से हम एक तार जोड़ देते हैं, इस तार को हम कहते हैं सर्पी कुंजी या जॉकी। ये सर्पी कुंजी क्या करते हैं बच्चों, इस जो 1 मीटर तार लगा हुआ ना, जहाँ पे मैग्नीन का तार लगा है, उस पर इस जो धारामापी से ये सर्पी कुंजी जोड़ी है, तार जोड़ा है, उसको यूं टच करते हैं, यूं 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 तार पे दबाते हैं, उठा उठा के दबाते हैं, और धारामापी का विक्षेप देखते जाते हैं। विक्षेप मतलब कितना करंट आ रहा है, और शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं कि जब धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, उसमें जीरो विक्षेप दिखे, उसे कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज का वर्णन है कि ये जो चित्र में दिख रहा है वो हो जाएगा, ये ज्ञात प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध, और ये जॉकी को हम ये दबा दबा के इस तार में छूते हैं, ये तार है ना जॉकी, इस तरह से देखते हैं कहाँ पे धारामापी की सुई बिल्कुल सीधे हो जाएगी, यानी शून्य विक्षेप स्थिति आ जाएगी। माना बात शून्य विक्षेप स्थिति बीच में लानी चाहिए, वैसे ज़्यादा अच्छा होता है। अब बीच में हमने माना बात लगभग बीच में यहाँ पे आया और बिल्कुल धारामापी की शून्य विक्षेप स्थिति आ गई, इसने 0 दिखा दिया। तो यहाँ पे जब हमने ये तार छुआ है, यहाँ पे ये 1 मीटर तार, तो यहाँ से इधर क्या बन गया, इतना तार का प्रतिरोध P है, और जहाँ पे छुआ है इतना प्रतिरोध क्या है, Q है। अब इसकी लंबाई माना बात L है, तो बाकी की क्या हो जाएगी, 1 मीटर तार है, 100 सेंटीमीटर माइनस L, तो 100 माइनस L यहाँ से यहाँ हो जाएगी। L इतनी L है जहाँ पे जॉकी छू रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस L, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये S हो गया। ये मीटर ब्रिज है। अब देखो P, यानी इस जहाँ पे जॉकी ने यहाँ पे ये इस जॉकी ने इस 1 मीटर तार को यहाँ पे टच किया है। ठीक है, तो ये इतनी
इतने का प्रतिरोध क्या हो गया, इतनी लंबाई का प्रतिरोध P। तो ये प्रतिरोध क्या हो गया, ए भी मान लो, या पहला प्रतिरोध ए भी लंबाई का, या पहला वाला जहाँ पे जो कि छूती है प्रतिरोध P बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए। तुमने किया था रो विशिष्ट प्रतिरोध, L अपॉन ए, L तार की लंबाई, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बाकी जहाँ पे छुई है उससे इधर क्या हुआ 100 माइनस L। तो ये प्रतिरोध क्या है Q। तो Q क्या हो गया, प्रतिरोध रो L, L की जगह क्या हो गया Q 100 माइनस L, रो L अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है कि शून्य विक्षेप स्थिति में जब धारामापी में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, जो कि यहाँ पे छू के जो यहाँ बीच में आ गई है छूने पे, उस कंडीशन में P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब सेल से धारा प्रवाहित करते हैं और उसके बाद जो कि छुआते हैं, तो ये PQRS। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या हो गया, P अपॉन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन एस। तो P अपॉन क्यू बच्चों ये निकाल देंगे, P Q का मान ये है, तो P अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, P अपॉन क्यू, P कितना है रो L अपॉन ए, और ये Q इतना, यानी रो L अपॉन ए अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन ए, ये मान रख दिए, ये अपॉन ये। ठीक है, यहाँ पे रो कट गया, ए कट गया, L अपॉन 100 माइनस L आ गया, P अपॉन क्यू बराबर L अपॉन 100 माइनस L, ब्रैकेट में रख दो इसको। ठीक है, अब P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होता है। जब P अपॉन क्यू बराबर क्या है, L अपॉन 100 माइनस L, तो इसलिए P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो R अपॉन एस बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। ठीक, अब R तो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना प्रतिरोध निकाला था वो पता है हमें, कितना निकाला था, L तार की लंबाई पता है, 100 माइनस L निकल जाएगी, तो हमें अज्ञात प्रतिरोध S का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, R और S की स्थिति को आपस में बदल देंगे। R और S की स्थिति इधर से उधर, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर लगा देंगे और रीडिंग ले लेंगे और औसत ज्ञात कर लेंगे एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो ये तांबे की पत्तियां हैं इनका प्रतिरोध, इनका रेजिस्टेंस ना के बराबर है, लेकिन वास्तव में कुछ ना कुछ होता है ना। तो उस रेजिस्टेंस के कारण जो गलती त्रुटि आती है, एरर आती है, उसको दूर करने के लिए हम इन दोनों की स्थिति को आपस में बदल देते हैं, तो त्रुटि काफ़ी, एरर क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है। ठीक, सावधानियाँ क्या है मीटर ब्रिज में, तो अब अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। सावधानियाँ हैं कि पहले तो ये जॉकी को तार में ऐसे नहीं कि हम रगड़ रगड़ के चलाएं, तो तार की मोटाई बदल जाएगी थोड़ा थोड़ा, तार ही तो है, रगड़ के करोगे तो ख़राब हो जाएगा, मोटाई बदल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए, हम ये मान के चलते हैं तार की लंबाई एक समान लंबाई का, एक समान मोटाई का है, वास्तव में होता नहीं है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी इसके कारण एरर ना आए, तो हम ये जॉकी को कोशिश करते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति बीचों बीच आए, यानी ये P बीचों बीच रहे, यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी ये बीचों बीच हो लगभग। दूसरा, हम बहुत देर तक करंट नहीं पास करते हैं कि सेल से करंट पास कर रहे हैं कि ताप बढ़ेगा, बहुत देर तक करंट पास करेंगे तार गर्म हो जाएगा, रीडिंग इफेक्ट होगी। ठीक है, तीसरा, हम इसको रगड़ के नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या, इतनी हम सावधानियाँ इसमें रखेंगे कि R और S के मान बदल देंगे, ताकि जो तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध है वो इसमें काउंट हो रहा है, वो काउंट के कारण जो एरर आ रही है वो ना हो। तार को बहुत खिसका के चलाते हैं, तार का हर जगह मोटाई समान नहीं हो पाती, वैसे भी फिजिकली जो बन के भी आता है बाज़ार से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति बीच में लाते हैं, बहुत देर तक करंट नहीं पास करते हैं ताकि तार गर्म ना हो जाए। ये मीटर ब्रिज का सिद्धांत है, जिसके कारण हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। अब अगला है बच्चों, किसी सेल के विद्युत वाहक बल नापने के लिए, किसी सेल के, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आता है सिद्ध करने को, किसी सेल के
मीटर सेतु का तो वही आएगा, रचना क्रियाविधि जो चित्र है मैंने बता दिया, और सिद्धांत क्या है जो बता दिया, सावधानियां हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नापने के लिए उच्च प्रतिरोध के मापक यंत्र की आवश्यकता होती है। उच्च प्रतिरोध का मापक यंत्र यानी किसी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ जिस एपरेटस से हम नापते हैं उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब रीडिंग अच्छी आती है। अब देखो कैसे पता चलेगा, क्या क्या है ये, फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल द एपरेटस शुड बी ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कैसे हमने ये सेल ले लिया प्लस माइनस। ठीक है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध माना एल है, आर है, ये सेल है ई, और ये इससे इस रेजिस्टेंस में इसमें धारा जा रही। ये यहाँ पे हमने ये मान लिया ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में क्या है, ये वोल्ट मीटर इसका जिसका प्रतिरोध वोल्ट मीटर है। अब इसके द्वारा हम इस सेल का विद्युत वाहक बल नापेंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, छोटा वाला। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है सेल के ईएमएफ नापने के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध का, बहुत हाई रेजिस्टेंस का मापक यंत्र लेना चाहिए। यानी वो वोल्ट मीटर जो इसको नाप रहा है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे हम, अब देखो जब हमने बच्चों वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया, वोल्ट मीटर को जब हम इस सेल पे लगाते हैं, सेल धारा दे रहा है, सेल स्टार्ट हो गया है, तो वोल्ट मीटर शुरू में क्या होता है, वास्तव में वोल्ट मीटर इसका ईएमएफ नहीं नापता, इसका विद्युत वाहक बल नहीं नापता। वो क्या करता है, इस सेल के सिरों के बीच विभवांतर नापता है। क्योंकि देखो हम वोल्ट मीटर लगाएंगे उसका भी प्रतिरोध होगा। अब वोल्ट मीटर है ये लगा दिया है इस सेल के साथ। अब वोल्ट मीटर जब स्टार्ट होगा, हमने परिपथ में सर्किट में लगाया, तो वो भी चलने के लिए धारा लेगा। अब वो धारा कहाँ से लेगा, वो सेल से। अब जब वो सेल से धारा लेगा तो सेल का विद्युत वाहक बल नहीं नाप के हम सेल के सिरों के बीच विभवांतर नापेंगे, और वो विभवांतर सेल की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम आएगा, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो माना बात सेल धारा कितनी दे रहा है, आई दे रहा है, तो हमें मालूम है आई बराबर E/R प्लस आर। अब देखो जब हमने ये वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पे, वोल्ट मीटर के कारण यहाँ पे क्या हुआ, इसने कुछ धारा चलने के लिए ली, तो इसने ईएमएफ का मान क्या हुआ, इसने जो नापा वो क्या हुआ, इसके सिरों के बीच विभवांतर हुआ, और वो उसके जो विभवांतर है वो ईएमएफ से कम है जिसे हमें नापना हुआ है वास्तव में। क्योंकि यहाँ पे आई आर हो जाएगा, यहाँ पे विभव पतन है ना। अब देखो आई बराबर हो गया E/R प्लस आर। माना बात वोल्ट मीटर के केस में आई बराबर V/R है, ओम के नियम में पढ़ा तुमने, बराबर E/R प्लस आर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर R प्लस आर अपॉन R इंटू ई। इधर उधर ले जाओगे, यहाँ से R का मान निकाल दिया। R बराबर क्या हो गया, R प्लस आर इंटू V। ठीक हो रहा है, V कहाँ गया, कैमरा साफ दिख नहीं रहा ना। R का मान निकाला, R बराबर क्या होगा, ER बराबर V इंटू आर प्लस आर। ये V लिख दो, V इंटू आर प्लस आर बटे E।